प्रोफेशनल बॉडीज़ भी आई हैं, तो इनके पीछे भी कोई सियासी मोटिव हो सकता है, या आपकी जमात और आप भी समझते हैं कि कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के और उनका इज़ाला होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरे मोहतरम इरशाद अहमद आरिफ साहब और मोहतरम फैसल अब्बासी साहब। देखिए सर, गुजारिश ये है कि कुछ अर्सा से ये सोशल मीडिया पर भी और जनरल मीडिया पर भी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, अगर आपको ये 2 माह से देखिए, ख़ुसूसन जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो मुख्तलिफ अनासिर की जानिब से में गोइयाँ शुरू की जा रही हैं कि जी ये इलेक्शंस आगे जाने चाहिए, चूँकि मुल्क में बड़ी इकोनॉमी जौन सी है वो स्टेबल हो रही है, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है वगैरह वगैरह। मैं लेकिन सर समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन मेरा ये है कि देखिए इरशाद साहब, ये वकला की जो बॉडीज होती हैं, ये बेंच और बार जैसे आपने फरमाया, उनके दरमियान एक उनका बहुत एक गहरा ताल्लुक होता है, और वकला जो हैं वो तो बगैर किसी एविडेंस के, सबूत के कोई बात नहीं करते, और यही उनका अदालतों में मुकदमा भी होता है। जब भी किसी साइल के लिए भी वो मुकदमा लड़ते हैं तो वो एविडेंस की बुनियाद पे होता है। अब यहाँ अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं लाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं कहूँगा, कि जहाँ से उनकी कोई जो कंप्लेंट्स हैं या जो ये उनका कहना कि जी ये उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात बताए नहीं जा रहे। उसका तो बेस्ट यही है कि चूंकि मैं समझता हूँ कि अब जो वकला की बॉडीज भी हैं वो भी पोलिटिसाइज हो चुकी हैं, और चूंकि सारा मुआशरा पोलिटिसाइज हुआ, एक पोलराइज्ड मुआशरा है, लेकिन बेहतर होता कि चूंकि वकला एक बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल तबका है हमारे मुल्क का, और वो पढ़ा लिखा तबका है, और उनको चाहिए कि वो दलील से हमेशा बात करते हैं, दलील से बात करनी चाहिए, और अगर उनके पास कोई शवाहिद हैं, कोई उनके पास एविडेंस ऐसा है, तो वो ज़रूर इलेक्शन कमीशन में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जमा कराएं। सिवाय इल्ज़ामात लगा देने से, उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत को, मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है पहले झूठे इल्ज़ामात से। तो अगर तो कोई उनके पास, आपका ख्याल ये है कि चूँकि इन दोनों बॉडीज़ ने प्रेस रिलीज़ में कोई शवाहिद पेश नहीं किए, तो इसलिए इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, या आप ये कहना चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन इनको बुलाएं और इनसे सबूत तलब करें, शवाहिद तलब करें कि जनाब बताएं आपके पास है क्या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़? जी, मैं आपके इस बात से इत्तफाक करता हूँ जो आपने इंट्रो में भी फरमाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, चूंकि इसमें उनकी ज़ात का सवाल है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो और स्पेशली जब ये उस वक्त सामने आए हैं सारे, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कल से गालिबन नॉमिनेशन पेपर भी फाइल होने शुरू हो जाएंगे, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इनको बुलाएं और इनके सुने तहफ़्फ़ुज़ात, और जो भी इनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात उनको रिमूव करना चाहिए। लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट। इनको मतलब जाहिर है इतने अरसे से ये क्यों खामोश बैठे रहे, उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन बेस्ट उसका हल यही है कि इलेक्शन कमीशन इनको बुलाए जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और अगर कोई जायज़ शिकायत हैं तो उनको दूर करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने एक और फैसला दिया, आहद चीमा साहब को अपना ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया, और आहद चीमा साहब लेबल्ड हैं PMLN से, तो आप समझते हैं कि बतौर निगरान वज़ीर उनको ये ओहदा नहीं कबूल करना चाहिए था, और ये फैसला जस्टिफाइड है आज इलेक्शन कमीशन का? हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि फ़वाद सनफ़ाद और आहद चीमा साहब चूँकि पिछली हुकूमत में भी ओहदों पर फायज थे, एतराज़ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि एक सियासी हुकूमत का वो हिस्सा रहे, तो अब एक निगरान हुकूमत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। असूली तौर पर मैं मोहतरम समझता हूँ कि देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इनको आप पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, इन्होंने हुकूमतों के साथ ये काम किया होता है इन्होंने,
कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत नुमायां हो जाते हैं कुछ हुकूमतों में, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये रियासत हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं। अब जाहिर है जिन दो असहाब का आपने जिक्र किया है, इनका काफ़ी अमल दखल रहा, बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। ये कुलीदियों पर रहे PMLN की खुसूसन हुकूमतों के दरमियान, चाहे वो पंजाब में थी, चाहे वो 2013 से 17-18 तक थी। तो लेकिन मैं इसमें कबाहत नहीं समझता अनलेस कि या तो उनकी तरफ से तो फिर तो जरूर ये एक्शन लेना चाहिए। लेकिन however having said that, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है और बहुत वो मोहतात से ज्यादा मोहतात रवैये का इजहार करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए अगर किसी शख्स के जाने से आने से मैं नहीं ख्याल को फर्क पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब समझा होगा कि अगर कोई ये भी एक इशू आ रहा है इलेक्शन के रास्ते में, कोई ऐसी कोई ये कोई तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर रहा है या कंप्लेंट्स पैदा कर रहा है, तो उसको दूर कर दिया जाए। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने चूंकि एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, आज़ादाना इलेक्शन करवाना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कल को खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क में कोई इलेक्शन के बारे में कोई शक्को शुबात होते हैं, तो उसका सारा बोझ जौन सा है वो किसी एक शख्स पर नहीं आएगा, वो इलेक्शन कमीशन पर आएगा। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स के हटाने से या उसके रह देने से, क्या वो एक शख्स कोई भी हो XYZ, क्या वो इतना इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा ताकतवर है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो जाएगा? ये जरा मेरी समझ से चीजें बालातर हैं। हालांकि यही ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने माजी में भी इलेक्शन करवाए, एग्जीक्यूटिव ने इलेक्शन करवाए थे, उस वक्त तो किसी ने किसी पर एतराज नहीं किया। तो लेकिन बहरहाल ये एक इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, और अगर उन्होंने समझा कि इस इलेक्शन को मजीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अगर एक चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने एड्रेस कर दिया। सही है। अच्छा, आज नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आइन शिकन को हार पहनाए जाते हैं, लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन इवन अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब की आमद पे भी ये एक बात कर रहे थे कि ये किसी समझौते का नतीजा है। तो आप नहीं समझते कि ये एक तजाद है? आप एक जानिब आइन शिकन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, दूसरी जानिब आप समझौते के पैरवी करते हैं। देखिए अब्बासी साहब, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं या करते रहे हैं वो कोई नई बातें नहीं हैं। हो सकता है उसमें उनका अल्फाज का चुनाव कभी मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ हो, लेकिन देखा जाए तो नवाज शरीफ का मतमा नज़र क्या है। नवाज शरीफ का जो एक बयानिया कह लें, कुछ भी कह लें, जिसको वोट को इज्जत दो, या जब वो हिसाब किताब की बात करते हैं तो उसके मद्देनजर वो उनकी यही चीज़ होती है, दो चीज़ें, और वो खुद कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूं उनको, साल मैंने उनको असिस्ट किया है कि नवाज शरीफ एक मुंतकिम मिजाज आदमी नहीं है, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं जो अच्छा भला चलता पाकिस्तान था, जिसकी GDP ग्रो कर रही थी, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही थी, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, CPEC आ गया था, महंगाई कंट्रोल में थी, वो वजूहात जानना चाहते हैं भाई कि क्यों फिर एक अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करके और उसके बाद एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम लाया गया जिससे कि आज पाकिस्तान जो है जिस माशी सूरत हाल से दो चार है, वो ज़रूर उसका जिक्र करते हैं। देखिए वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि वन कैन फॉरगिव बट वन कैन नॉट फॉरगेट, यानी एक मेमोरी में तो आपकी चीज़ रहती है ना, और जिस किस्म की जुल्म और ज्यादतियाँ नवाज शरीफ के साथ खुसूसन की गई, मैं तो उनके साथ 165-70 पेशियाँ एहतसाब कोर्ट में भुगतता रहा हूँ इस्लामाबाद में, तो मुझे पता है कि कोई मैटर नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, और एक झूठे मुकदमों में उसको उकामा पे निकाल दिया गया। तो वो एक ज़ाहिर है तल्ख यादें तो आपके साथ रहती हैं। लेकिन मियाँ साहब की जो मेरी ज़ाती इस वक्त मालूमात हैं कि मियाँ साहब की इस वक्त सारी तो बात ज़रूर करते हैं, जैसे वो हिसाब जब की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि भाई एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए जिसका हरगिज़ ये मकसद ना हो कि किसी को सजा देनी है या जजा देनी है, लेकिन कम अज कम अब वक्त आ गया है इरशाद अहमद आरिफ साहब और अब्बासी साहब कि हमें अब ये देखना है कि हमने पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना है।